Again, I welcome you on behalf of Education Express channel in the subject of GST, Goods and Service Tax. कल हम इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे थे और ये बताया गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक हमने लिया था डेफिनेशन, किसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, और ये बताया गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि यदि किसी डीलर ने कोई माल परचेज़ करने के बाद सेल किया है और उस पर उसने जीएसटी पेमेंट कर दिया है, तो जिस पार्टी को सेल किया है उससे जीएसटी वसूल करेगा और अपना जितना पेमेंट किया वो एडजस्ट करेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ द अमाउंट विच इज़ टू बी एडजस्टेड, जिसका समायोजन करना है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता। फिर बताया गया था कि इसकी क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं। बिल्कुल नटशेल में आपको हिंट दिए गए थे कि ये कंडीशंस है, जैसे रजिस्टर्ड डीलर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। परंतु कई टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, तो फिर हमने हेल्प ली थी एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन की और उसके बेसिस पर बताने की कोशिश की थी कि क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं जिसके अंतर्गत हम जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट परमिट कर सकते हैं या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। और फिर उसके बाद अंतिम बात थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और इस बात को भी टेकअप किया गया था एग्जाम्पल के थ्रू। कुछ बातें और हैं जो हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी प्रकार का, और उसके माध्यम से ये दोनों प्रमुख बातें, कंडीशंस and the documents which are to be presented at the time of input tax credit, उस समय हमें क्या क्या चाहिए, ये बातें हैं। थ्योरी में इतनी जल्दी अच्छी तरह समझ में नहीं आती है, इसलिए हम हेल्प ले रहे हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जैसे कि कल ली थी और उसके आधार पर बताने की कोशिश की थी। आज फिर एक एग्जाम्पल आपके सामने, नंबर क्या है 33, पटेल चौधरी की लेटेस्ट बुक का थर्ड एग्जाम्पल है और उसके बेसिस पर हम ले रहे हैं। उसके बाद वैरायटी में चेंज होगा। XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक पंजीकृत निर्माता है जो माल की कर योग्य आपूर्ति में लगी हुई है। जून 2020 माह में इसने निम्नलिखित माल प्राप्त किया। प्रत्येक मद के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण देते हुए उपलब्ध इनपुट कर जमा की राशि की गणना कीजिए। अब ये सारी टर्म्स कंडीशंस इसमें क्वेश्चन में आती रहेंगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने वो इसमें आते रहेंगे। तो हम ये ले रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ज़रूरी नहीं जो प्रोफार्मा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है उसी प्रोफार्मे में आप आगे बढ़ें। आप अपनी ओर से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोफार्मे में चेंजेस कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो जस्ट टू एक्सप्लेन, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये एक प्रोफार्मा डेवलप कर लिया गया है, कोई निश्चित प्रोफार्मा होता नहीं है। ओके, 1 बाय 1 आइटम को हम ले रहे हैं। इसने निम्नलिखित पूंजीगत सामान कारखाने में उपयोग के लिए प्राप्त किया। देखिएगा, और ये अमाउंट बोलो, अमाउंट 2,10,000। 2,10,000।
कैपिटल गुड्स used in workshop, कारखाने में जो सामान था वो उत्पादन के लिए, उसके लिए पूंजीगत संपत्ति या पूंजीगत माल खरीदा गया। जिसे मान लीजिएगा कि हमारा कपड़े बनाने का कारखाना है, काम हो रहा, तो कपास खरीदा गया। कपास को बनाने के लिए, सूत काटने के लिए मशीन खरीदी गई, प्लांट खरीदे गए, तो ये सारी कैपिटल गुड्स कहलाता है। तो यदि वस्तुओं के उत्पादन के लिए, निर्माण के लिए यदि आप रॉ मटेरियल के साथ साथ कोई पूंजीगत प्रकृति की संपत्तियां खरीदते हैं तो उन पर भी जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। और वो कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी गई हैं इसमें देखिएगा। पहला है मशीन्स एंड टूल्स, और ये है 1,80,000 के, सर कितना, 2,10,000 के। सेकंड इसमें है इक्विपमेंट्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, अमाउंट बोलो। 2,40,000। नेक्स्ट मोल्डिंग, डाई एटसेट्रा, अमाउंट 44,000। कंप्यूटर फॉर वर्कशॉप, अमाउंट 72,000। इन सब के लिए एक्सप्लेनेशन एक ही होगा। और अब एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा कैपिटल गुड्स फॉर यूज इन प्रोडक्शन is allowed for input tax credit यदि पूंजीगत संपत्ति जो किसी वस्तु के उत्पादन अथवा निर्माण में उपयोगी है, काम में आती है, तो उस पूंजीगत संपत्ति पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। नंबर 2, यूज ऑफ ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जिस वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं उस वस्तु को लाने ले जाने के लिए, परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक या कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जा रहा है तो उस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अमाउंट बोले। सर आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिखा है और यहाँ पे पैकेजिंग के लिए आ रहा है। पैकेजिंग का, माल के निर्माण में पैकेजिंग सामग्री का उपयोग। सेकंड टॉपिक, फिगर बोलना। 36,000। 36,000, ये तो आ गए। चल उसको भी ले लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन तो है ना, परिवहन के लिए ट्रक का उपयोग। भवन के निर्माण के लिए आर्थिक क्षेत्र का में आपूर्ति करने के लिए कहाँ है सर ट्रांसपोर्टेशन? है नहीं है, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए। ये अमाउंट तो है, फिगर है 2,16,000 का, कोई बात नहीं, उसको भी ले लेंगे। टैक्स क्रेडिट अलाउड,
टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। थर्ड बोलिएगा, आपका क्या था वो बोल लीजिए। सेकंड है माल के निर्माण में पैकेजिंग सामग्री का उपयोग। ओके, यूज ऑफ पैकिंग मटेरियल, फिगर 36,000। 36,000। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड, इस पर भी स्वीकार होगा। अच्छा, फिर आगे देखिए, मेरे जो दे रखा है वो बता रहा हूँ। पूर्णतः गैर व्यापारी व्यावसायिक कार्यों के लिए पूंजीगत सामान का प्रयोग है। ओके, फोर्थ, यूज ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज 72,000। यदि व्यापार के अलावा किसी अन्य काम के लिए आपने कोई मटेरियल खरीदा है अथवा कोई पूंजी संपत्ति खरीदी है तो उसका टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अमाउंट कितना था? 72। हाँ, नॉट टैक्स क्रेडिट अलाउड, कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ध्यान रहे इसका। ये नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। फिफ्थ है पूंजीगत सामान खरीदा जिस पर हार्स की छूट इनपुट का कर सहित संपूर्ण राशि पर ली गई। ओके, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स allowed depreciation under इनकम टैक्स एक्ट। अमाउंट बोले 1,20,000। 1,20,000। इस पर भी नो क्रेडिट अलाउड। यदि कोई पूंजीगत संपत्ति ऐसी है जिस पर कि इनकम टैक्स में आपने डेप्रिसिएशन का लाभ लिया है, वहाँ डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है। आएगा अगला टॉपिक तो देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे, पता लगेगा। तो इनकम टैक्स में छूट मिलती है यहाँ पे। यदि वो बेनिफिट आपने इनकम टैक्स में ले लिया है, छूट प्राप्त कर ली है, तो यहाँ पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। बशर्ते कि आपने इनकम टैक्स क्रेडिट ले लिया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और इसको क्लियरली, ताकि आपको ध्यान रहे। नॉट अलाउड, और फिर आगे लिखें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिसीव्ड, क्योंकि इस पर आपने डेप्रिसिएशन पहले से प्राप्त कर लिया है, इसलिए इस पर किसी प्रकार के टैक्स क्रेडिट की छूट या सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट बोलिएगा। छठा, सर, पूर्णतः विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई को जावक आपूर्ति करने के लिए पूंजीगत सामान का उपयोग। अमाउंट 60,000। 60,000। ओके, यूज ऑफ कैपिटल गुड्स इन सेज कितना अमाउंट है? 60,000। 60,000। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा नो इनपुट टैक्स क्रेडिट
is allowed as it is used in says। देखिएगा सेज क्या है जानते हैं? ओह देखना, सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने उनके लिए अलग अलग स्थानों पे कुछ जगह आरक्षित कर दी हैं कि यहाँ पर ये उद्योग धंधे ही लगेंगे और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे आप जब यहाँ से जयपुर जाएं तो जाते समय बाईं तरफ महिंद्रा का सेज बना हुआ दिखाई देगा, मेला या बगरू के आसपास कहीं जगह पर आप जाते समय। रीको अलग उसकी बात बाद में करना, अभी सेज की बात करिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उस एरिया को डेवलप किया गया, वहाँ पर सड़कें बनाई गई, बिजली की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई और उन्होंने व्यापारियों को कहा कि भाई यहाँ आप अपने आकर के उत्पादन का निर्माण की गतिविधियाँ कर सकते हैं। वो एक एरिया निश्चित कर दिया, उसे कहा जाता स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वहाँ पर सरकार ने पहले से सुविधा दे रखी है, इसलिए अब कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पहले से ही उनको सुविधाएं दे रखी हैं। हर एक व्यक्ति आप चाहो कि मैं जाकर के वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लूँ, नहीं कर सकते। जो उसके मेंबर होते हैं वही जा सकते हैं, वही इसका काम कर सकते हैं। रीको क्या है कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योगों के लिए कुछ स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं और रीको है वो राजस्थान सरकार का है, ये केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तो हालांकि वो राज्य में स्थापित होते हैं परंतु सारी परमिशन सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको दी जाती है। राजस्थान सरकार तो उसको केवल ज़मीन उपलब्ध करा देती है, भाई हमारे यहाँ ये ज़मीन है जिस काम के लिए हो सकती है, बाकी सारी सुविधाएं वो डेवलप करने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट करना होता है। रीको में जो काम होता है सारा स्टेट गवर्नमेंट करती है। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन के नाम से कहलाता है रीको, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये उद्योगों को डेवलप करने के लिए, सुविधा देने के लिए स्थापित अलग तरह के संगठन हैं। ठीक है, तो सेज में यदि कोई क्या यूनिट काम कर रही है और वहाँ पर कैपिटल गुड्स का काम हो रहा है तो इसमें भी आपको इकोनॉमी इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा नहीं होगी क्योंकि सेज है इसलिए। बस और है ये सब इस तरह का, ये सारी टर्म्स कंडीशंस इन 2-3 इलस्ट्रेशन में कंप्लीट हो जाती हैं। और आइए अब हम बात करते हैं, और वो मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 9 थे, फिगर है 7,200, 7,200, 15,000, इस तरह का छोटी सी इलस्ट्रेशन होगी। ये कौन सी इलस्ट्रेशन है? 9 ABC प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, इस पर बात करते हैं। अब ये थोड़ी वेराइटी चेंज है, ये तो केवल थ्योरी की बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए दी गई इलस्ट्रेशंस हैं, जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किन वस्तुओं पर दिया जा सकता है, किन पर नहीं दिया जा सकता, उसकी क्या शर्तें हैं, ये बातें इसमें बताई गई हैं। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, किससे प्राप्त हो सकता है, किससे एडजस्टमेंट हो सकता है, इत्यादि बातें अब यहाँ से शुरू होती हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो अब टेकअप कर रहे हैं। और इसके लिए पटेल चौधरी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 9 लिया जा रहा है। करें शुरू? हाँ जी,
ABC प्राइवेट लिमिटेड अपने ग्राहकों को राज्य के भीतर कई योग्य माल की पूर्ति में लगी हुई है तथा ये केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 22 के तहत पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। मतलब पंजीकरण करना चाहे तो कराए और नहीं करना चाहे तो नहीं कराए, वॉलंटरी है इसके लिए। 16 फरवरी 2019 से इसने करयोग्य माल की अंतर्राज्यीय पूर्ति प्रारंभ की। अब इसलिए पहले तो स्टेट में व्यापार करता था, एक ही राज्य में। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने का निर्णय लिया इसने, इंटर स्टेट बिजनेस। तो जब इंटर स्टेट बिजनेस करेगा तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। आगे देखिएगा, अंतर्राज्यीय पूर्ति प्रारंभ की, इसलिए इसने 24 फरवरी 2019 को पंजीकरण करने के लिए आवेदन किया तथा जो इसे स्वीकृत कर दिया गया। तो फिर जब देखा कि भाई इंटर स्टेट बिजनेस मुझे करना, तो वहाँ पर तो कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, तो फिर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और उसकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई, अर्थात रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, आगे माह फरवरी 2019 के लिए इसका CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एवं IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST तब लगता है, जब पहले बता दिया गया था, जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो IGST लगेगा। CGST और SGST तब लगेगा जब माल राज्य के अंदर ही खरीदा बेचा जाता है, तो ये लगता है। आगे क्या कहता है, दायित्व क्रमशः IGST का दायित्व क्रमशः, CGST का दायित्व बनता 39,000 SGST का भी दायित्व बनता 39,000 और IGST का पेमेंट करना है 81,000। ये 3 फिगर दे रखे हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड को देय तिथि अर्थात 20 मार्च 2019 को कर का भुगतान करना है और जो इसका टैक्स बनता है, जैसे CGST का बनता 39,000 रुपये, SGST का बनता 39,000 और IGST पर बनता है 81,000। ये इसे पेमेंट करना है बाई 20 मार्च 2019, 20 मार्च 2020 तक इसको पेमेंट करना है। ABC प्राइवेट लिमिटेड ने 15 फरवरी 2019 को स्टॉक में धारित इनपुट के स्टॉक एवं उस पर चुकाए गए कर का निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया। अब उसके पास जो विवरण था वो दे रहा है, देखिए इस प्रकार से टेबल में नीचे पर्टिकुलर से CGST और SGST है। इनपुट्स रिसीव्ड ऑन 12/1/2019, इनवॉइस डेट 13/1/2019, लाइंग इन स्टॉक 7,200 रुपये का जो इनपुट प्राप्त हुआ, जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, उस पर टैक्स दोनों सेंटर का और स्टेट का 7,200 है। इनपुट रिसीव्ड और फिर दूसरी तारीख में 27/10 को जो है इसके पास, उस पर इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है दोनों का, सेंटर का स्टेट का 15,000 रुपये। इनपुट रिसीव्ड और जो इसे इनपुट प्राप्त हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो है 19,200 सेंटर का, 19,200 स्टेट का। पर IGST का कुछ भी नहीं दे रहा है, ध्यान रखें। हाँ सर, एक ही बात दिए 81,000। हाँ, फिर आगे कहता है, यह मानिए कि ABC प्राइवेट लिमिटेड ने कंपोजिशन स्कीम के विकल्प को नहीं अपनाया है। कंपोजिशन स्कीम एक अलग स्कीम होती है, आगे चल कर के आएगी, जिसमें कि अलग अलग वस्तुओं पे उसको अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता। जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए होता है।
और लमसम एक बार ही वो टैक्स का पेमेंट कर देते, भाई मेरे हर साल जो है 1 लाख रुपए का सेल होता है और 1 लाख रुपए पर सेल पर 5% मान लीजिए 5,000 रुपये का टैक्स एक बार भर दिया, फिर साल भर भरने की ज़रूरत नहीं। फिर 1 लाख का सेल करे, 1,20,000 का करे, 80,000 का करे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, इतना अमाउंट एक साथ भर देता है, वो कंपोजिट कहलाता। आगे चल करके आएगा, बात करेंगे इस पर। ओके, अब देखिएगा किस प्रकार से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको प्राप्त होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन शुरू होता है आपका। और CGST and SGST payable चलें। IGST का उससे ऑप्शन भी तो आएगा ना। अभी तो ये पेमेंट तो ये कर रहा है, ये वाला उतार रहे हैं, इसलिए इसमें IGST है नहीं। तो देखिएगा अभी हमने एक तो पेमेंट किया, ये पेबल ऑन 13/1/2020, यही है ना डेट, आपके देख लेना। 7,200 तो यहाँ CGST का देना है और 7,200 SGST का देना है। सेकंड, पेबल ऑन 27 October 2019, 15,000 CGST का और 15,000 SGST का। और फिर है पेबल ऑन 17/1/2020 and it is 19,200। ये टोटल पेमेंट हमने किया या करना है, आई मीन टोटल पेएबल it is 41,400 again 41,400। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ लिखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट में अलाउड, इतनी टैक्स क्रेडिट अलाउ हो सकती है इसको। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेटमेंट, टैक्स पेएबल टैक्स अब जो से पेमेंट करना है वो ये करना है, CGST पर, SGST पर और IGST पर, तीनों पर। क्वेश्चन में दे रखा है कि इतना इतना टैक्स इसको पे करना है, टैक्स पेएबल, ये एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये टैक्स क्रेडिट के लिए इसको मिलेगा और वो पे करना है इसको। जो पीछे स्टेटमेंट दे रखा है
वो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड थर्ड लाइन देखिएगा। 39,000 तो CGST के देने, चेक कीजिएगा फर्स्ट पैराग्राफ के। 39,000 SGST के देने हैं और 81,000 IGST के देने हैं, दे रहा फर्स्ट पैराग्राफ में। ये तो उसे पेमेंट करना है, ठीक है। लेस टैक्स क्रेडिट रिसीवेबल, ये इसको आप ये भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल टैक्स क्रेडिट। जब इसने ऐसे थोड़ा समझ लें, इसने किसी से माल खरीदा, ठीक है, ABC ने खरीदा और इतना इतना टैक्स उसने पे कर दिया। इस तारीख को सेंटर का और स्टेट का, इस तारीख को सेंटर स्टेट और इस तारीख को सेंटर स्टेट, इतना टैक्स पे कर दिया। अब इस माल को इसने बेच दिया तो बेचा तो उसे पेमेंट प्राप्त होगा। तो पेमेंट क्या प्राप्त होगा? पेमेंट प्राप्त होगा माल की कीमत प्लस उस पर जो GST बनता वो, ठीक है, वो इसे प्राप्त होगा। वो प्राप्त होगा तो क्योंकि इतना पेमेंट ये कर चुका, ये घटा दिया जाएगा, बाकी की जो राशि बचेगी वो टैक्स पे करेगा। इस एडजस्टमेंट किया जाएगा, यही राशि एडजस्ट करनी है। इसको आप लिख सकते हैं अमाउंट टू बी एडजस्टेड। आप चाहने तो समझने के लिए ये लिखा जा सकता है। इस राशि का एडजस्टमेंट करना है, बाकी का पेमेंट करेगा ये। क्लियर? जी सर। अब ये बता रहा है कि इसे टैक्स पे करना है सेंटर का 39,000 रुपये, स्टेट का 39,000 रुपये और IGST का 81,000। ये टैक्स इसको पेमेंट करना है, उसमें से इतना एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। टैक्स एडजस्टमेंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट के लिए अमाउंट होगा। कौन सा अमाउंट है ये? -41,400 सेंटर के, -41,400 स्टेट के, और IGST का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। बात समझ में आ गई आपके? 39,000 सेंटर के देने, 39,000 स्टेट के देने, IGST के 81,000 देने। उसमें से इतना पैसा उसको प्राप्त हो जाएगा। जब माल बेचेगा तो पेमेंट करेगी पार्टी, तो GST भी कभी पेमेंट करेगी, तो इतना तो एडजस्ट कर लेगा। बाकी का बचेगा तो पेमेंट करेगा या रिसीव करेगा, ठीक है। ओके, बैलेंस 1 मिनट आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद कितना बैलेंस बच रहा है? 2,400 -2,400 -2,400 और इसके हो जाएगा 81,000। क्लियर होगी बात? इसका मतलब ये हुआ कि इसको पेमेंट करना था इतना, ये इतना कर चुका और इतना बच गया, इसे पैसा वसूल करना है। सेंटर से 2,400 लेने हैं, स्टेट से भी 2,400 लेने हैं, परंतु IGST में 81,000 पेमेंट करना है बाकी, ठीक है। अब क्या करेगा कि पेमेंट करने से पहले फिर एडजस्टमेंट करेगा इसका, इस राशि को इसमें से वसूल करेगा, लेस अगेन, हाँ, रिकवर्ड अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट IGST में से इसे एडजस्ट करें, ये प्लस 2,400 करें यहाँ से, और यहाँ भी प्लस 2,400 करें,
और यहाँ पर इन दोनों को वसूल कर लें 4,800, ये 2,400 प्लस 2,400 है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इसका पैसा है तो वहाँ से वसूल कर लेगा ये। ओके, अब जो बैलेंस बच गया है वो ये रहेगा, नेट अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल, यहाँ हो जाएगा नील फर्स्ट में, सेकंड में नील और थर्ड में एक राशि में 4,800 को लेस कर दें 76,200। ये कुल मिलाकर के अब इसको 20 मार्च को जो टैक्स पे करना है, अल्टीमेटली फाइनल अमाउंट ये देना है 76,200 और वो देगा IGST को, बाकी का एडजस्टमेंट करेगा इसमें। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए ये है इम्पोर्टेंट वेराइटी, यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके।